हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मैथ्स अड्डा की एक और वीडियो में। अभी तक हमने चैप्टर 1 में सीखा था कि हम कैसे इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करते हैं, कैसे उन्हें नंबर लाइंस पे दिखाते हैं, उनको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम रियल नंबर्स के साथ ऑपरेशंस को कैसे डील करते हैं। ऑपरेशंस हमारे कौन से होते हैं, जो भी मैथ्स में हमने अभी बचपन से पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और इन्हीं को हम रियल नंबर्स के साथ कैसे डील करेंगे वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम अभी तक समझ चुके हैं। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स हमारा कलेक्शन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स का तो ऑपरेशन हम सभी कर सकते हैं, हम सभी ने रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस करना सीखा हुआ है बचपन से। लेकिन दिक्कत आती है इरेशनल नंबर्स के साथ डील करने में। आइए सीखते हैं कैसे हम इरेशनल नंबर्स के साथ ऑपरेशंस को डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा रैशनल नंबर रहता है। कभी भी दो हम रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा हमारा रैशनल नंबर रहता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है इरेशनल नंबर्स के साथ। कई बार क्या होता है, इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रैशनल नंबर भी मिल जाता है और कई बार इरेशनल नंबर्स भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है कि रिज़ल्ट हमारा रैशनल होगा या इरेशनल। तो इसको हम सोल्व करके पता करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो रैशनल है या इरेशनल। आइए सीखते हैं इरेशनल नंबर्स के साथ हम कैसे डील करते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। √4 और √5 आपको बोला जाए इसको ऐड करो, तो बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, रूट कॉमन है और अंदर कर दो 4 + 5 9, जो कि रॉन्ग है। आइए सही तरीका सीखते हैं क्या है। आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे मैथ्स में, 2x + 3x, 2x + 3x। इसको अगर मैं सोल्व करने की कहूँ तो आप क्या आंसर दोगे? जाहिर सी बात है x कॉमन हो गया, 2 + 3 5। ठीक है, इजी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 2x + 3y का रिजल्ट ला के दो, और आप में से कुछ बच्चे कहेंगे 5y, लेकिन कुछ कहेंगे कि हम इसको फर्दर ऐड कर ही नहीं सकते। रीज़न ये है कि कभी भी दो नंबर्स को हम ऐड करें तो उसके साथ में जो वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2x + 3x वाले केस में क्या रहा, x को हमने कॉमन ले लिया, दोनों के मल्टीपल में x है, x को हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा, 2 + 3, इसलिए ये ऐड हो पाया। लेकिन इन दोनों नंबर्स में क्या है, कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है। तो हम इसमें जो ये 5y है ना, 5xy, ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये सेम आपके रूल्स जो है ना वो आपके रैशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगते हैं। अगर मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि रूट के अंदर के नंबर सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2√2 + 4√2, इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो क्या होगा, √2 मेरा कॉमन और ब्रैकेट में आएगा 4 + 2, दैट इज़ 6√2। अब सर क्या हम 3√2 को 4√3 से ऐड कर सकते हैं? नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टर्म में से कोई भी आपकी सेम कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको आप कॉमन ले सको। जैसे यहाँ पे √2 था आपका पिछले एग्जाम्पल में, इसलिए आप इसको फर्दर सोल्व कर ही नहीं सकते हो। और अब ये भी जो आपने एडिशन सीखा है, ये सेम चीज़ आपको सब्ट्रैक्शन करते हुए भी ध्यान रखनी है। सब्ट्रैक्शन करते हुए आपको चेक करना है कि रूट में जो नंबर है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तभी वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं हमारे दो टर्म। अब हम सीखेंगे कि रियल नंबर्स को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें भी मैं आपको वेरिएबल्स के साथ ही समझाना चाहूँगा। जैसे आपका 2x × 3y, ये दो टर्म है जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ये आपको सोल्व करने के लिए बोलूँ तो क्या करोगे आप? ठीक है,
अगर आपको याद हो कि आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें आप क्या करते हो कि जो आपके कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, जो कांस्टेंट टर्म 2 और 3 है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और जो हमारे वेरिएबल x और y है उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे और साथ में रख दोगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा? 2 इंटू 3 दैट इज 6 x इंटू वाई, 6 इंटू एक्स इंटू वाई। सिंपल बच्चों, रैशनल और इरेशनल को डील करने के लिए आपको यही वेरिएबल का प्रिंसिपल याद रखना है। ठीक है, आपको मैं बोलूँ 2√2 इंटू 3√3 को आप सोल्व करो, तो आप क्या करोगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और रूट वाला जो पोर्शन है उसे रूट वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? 6 इंटू, अब क्या है, √3 इंटू √2। इसको आप कैसे लिख सकते हो? √3 इंटू 2। एडिशन वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले में आप रूट को बाहर लेकर अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जो √3 इंटू √2 था वो क्या आ जाएगा आपके पास? √6। तो रिज़ल्ट आपका क्या आया? 6√6। समझ में आया बच्चों? बड़ा इजी है, कोई हार्ड साइंस नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी आप सीखते आए हो उन्हीं को ध्यान रखना है। ठीक है, बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, 5√2 इंटू 6√5 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप? कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 6 30, √2 इंटू √5 √10। बड़ा इजी कंसेप्ट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर सेम वेरिएबल आए, यहाँ पे तो एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल थे, √2 √5 √2 √3 अलग अलग थे, अब मैं सेम में ले आता हूँ, तब क्या होगा? बड़ा इजी, 6√2 इंटू 4√2। अब क्या होगा? वही कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4 दैट इज़ 24, √2 इंटू √2 √4, और √4 आप सभी को पता है √4 क्या होता है हमारा? 2 होता है। तो आप क्या लिखोगे? 24 इंटू 2 दैट इज़ 48। अब हमने ये इंटू क्यों किया? तो वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं, जो वेरिएबल्स से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x क्या है कि आप x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 3y क्या है? आप 3 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हो। वैसे ही 2√2 क्या है कि 2 को आप √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 3√2 क्या है? 3 को आप √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे क्या था? 24√4। तो 24 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? √4 से, और √4 क्या है आपका? 2। तो 24 इंटू 2 48। इंटू को आप पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हो मैथ्स में, जब आप आगे अभी पढ़ोगे तो आपको ये भी सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? 48। तो जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि उनका रूट हट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2√2 के साथ हुआ, √2 इंटू √2, रूट हट गया 2। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है? √2 को आपने √2 से मल्टीप्लाई किया तो √4 आया, √4 को जब आपने सॉल्व किया तो 2 आया, और 24 इंटू 2 आपका 48 आंसर आया। ठीक है बच्चों, इतना ही था आपका ऑपरेशंस ऑन रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब जाते जाते इसमें आप को एक चीज़ और समझ में बताना चाहूँगा कि जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि किसी दो इरेशनल नंबर को सॉल्व करने पर हमारा रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। सेम चीज़ आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में होता है। अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपका रिज़ल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और लेकिन एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? जब भी आपका रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही लेके आएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको
याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में कई बार टीचर पूछ लेती है। और हमारी एनसीईआरटी में अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो वो कुछ ऐसा ही है कि आप नंबर्स को सॉल्व करके बताइए कि नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर्स। तो इसकी पहचान होना आपको ज़रूरी है, आपको सॉल्व करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप डायरेक्ट देख सकते हो कि क्या रैशनल और इरेशनल आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट क्या हो सकता है। तो सिर्फ इतना सही था आपका ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स। अब हम चले गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स की तरफ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं? आप सभी ने 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 ये सब पढ़ा। इसमें जो पावर में जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल्स। और जो नीचे ये हमारे नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, बड़े नंबर को बोलते हैं बेस, और जो छोटा नंबर जो सर पे बैठा हुआ है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ लॉज है जो हमें समझना ज़रूरी है, तो वो समझते हैं। ठीक है, इसमें भी हम ऑपरेशंस ही करेंगे बेसिकली, कि हम कैसे इनके ऑपरेशंस हम करते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर मैं बात करूं किसी नंबर a की और उसकी पावर n है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4, दिस मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। अब आपको एक रफ आइडिया मिल चुका है कि एक्सपोनेंशियल्स क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं सेम बेस। ठीक है, बेस आप सबको मैंने बता दिया, जो बड़ा नंबर है उसको हम बेस बोलते हैं। अगर आपको ऑपरेशंस करने हैं एक्सपोनेंशियल्स के टर्म्स के, और आपको सेम बेस दे दिए लेकिन पावर अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a को मैंने सेम बेस ले लिया और पावर ले लिया m और n, और बोला गया कि इसको मल्टीप्लाई करो। सर a को हमने m टाइम मल्टीप्लाई करना है और फिर रिजल्ट निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है a इंटू एन टाइम से। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? आप इनकी पावर्स को ऐड करके लिख दो, m प्लस n। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या हो गया, a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई किया a को n टाइम्स से। तो यहाँ पे टोटल a कितने हैं आपके पास? यहाँ पे m a थे, यहाँ पे n a है, टोटल a कितने हो गए? m प्लस n। तो सिंपली आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? वो आ रहा है a टाइम्स m प्लस n में। इसलिए कभी भी आपके पास सेम बेस हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, तो आपको क्या करना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। ऐसा ही सेम रूल आपका डिवीज़न के लिए भी फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेशन में लेकिन आप ऐड करते हो और डिवीज़न में वो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल am डिवाइडेड बाय an, यहाँ पे क्या हुआ होगा? a को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड किया a इंटू ए दैट इज n टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, मैथ्स में क्या करते हैं, सेम वेरिएबल्स अगर ऊपर नीचे हो तो कैंसिल करते हैं। तो अगर मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो क्या होगा, जितने भी आपके a है, कितने m है, वो कैंसिल हो जाएगी। कितने a कैंसिल हो जाएगी उसमें से? n a कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, क्या होगा? 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इनको आप डिवाइड करोगे 2 इंटू 2 से, तो क्या करोगे? एक टू कैंसिल, एक टू कैंसिल, कितने 2 बचे? 2 बचे, तो रिजल्ट क्या आया? 2 की पावर 2। इस केस में आप क्या कर सकते हो? बेस को सेम रख के डायरेक्ट उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके एम ए में से एन ए कैंसिल आउट हो जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा? ए की पावर m माइनस एन। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करते हैं, डिवीज़न में हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि एक्सपोनेंशियल्स में आपके
बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करोगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ a की पावर m और b की पावर m का, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा और b को m टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब मेरा सवाल ये है, क्या मैं एक एक करके एक ए को एक बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो पहले ए को मैंने पहले बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी, दूसरे को दूसरे से, ऐसे करते करते मेरे पास पेयर कितने बनेंगे, ए कितने हैं, एम है, बी कितने हैं, एम है, तो पेयर यहाँ पे एम ही बनेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं ए बी को m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ a इंटू बी की पावर m। आसान है। अब डिवीज़न की बात करूँ तो डिवीज़न में भी सेम है, a की पावर m को मैं डिवाइड करूँ b की पावर m से, तो मैं लिख सकता हूँ a बाय b की पावर m। आप ऐसे ही इसको समझ सकते हैं कि मैं एक a और b को डिवाइड करूँ, फिर दूसरे a और b को, ऐसे करके मैं m पेयर्स तक बना सकता हूँ। इसलिए मैं लिख सकता हूँ a बाय b की पावर m। अब फिफ्थ और लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल की अगर मैं बात करूँ, वो है आपका a की पावर m की पावर n। तो ऐसा जब भी हो आपके पास कि एक नंबर है, उसकी पावर आपको पता है और उसके ऊपर भी आपको पावर दी हुई है, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो a की पावर m इंटू n। तो अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल कितने पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, और वो 5 है ये 5 लॉज अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिए, आपको पावर्स में डील करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। अब हम कुछ स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ √2 को, मुझे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है, तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ, 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, 1/2 की फॉर्म में। बात करूँ क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट को हम दिखाते हैं 1/3। ऐसे ही जितने भी आपका रूट हो उसको आप क्या करोगे, 1 से डिवाइड करके लिख दोगे। ये कुछ आपके तरीके हैं रूट्स को दिखाने के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं रैशनलाइजिंग की। रैशनलाइजिंग क्या है, कई बार क्या होता है, रैशनल इरेशनल सॉल्व करते हुए क्या होता है, आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में आंसर जो आता है, उसमें जो डिनोमिनेटर फॉर्म है उसमें कुछ रूट्स की टर्म रह जाती है। रूट्स की टर्म यानी कहना चाहे तो इरेशनल टर्म्स रह जाती है, जिसको मैथ्स में नॉन स्टैंडर्डाइज माना गया है। ठीक है, ये बोला गया है कि कभी भी आप रिजल्ट लेके आओ तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल होना चाहिए, ना कि इरेशनल नंबर। इसलिए इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के तरीकों को बोलते हैं हम रैशनलाइजिंग। ठीक है बच्चों, अब इसको करते कैसे है, एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 4√2। यहाँ पे क्या है, नीचे इरेशनल नंबर है। अब मैं इसको क्या करूँगा, रैशनलाइज करूँगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसी सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं जो डिनोमिनेटर में हो। तो आंसर क्या होगा, 4 इंटू √2, 4√2 अपॉन में √2 इंटू √2, दैट इज 2। रूट हट गया आपका। तो ऐसे ही होता है रैशनलाइजिंग। ये तो था जब सिंगल टर्म्स हो आपकी। कई बार क्या होता है, जो रिजल्ट है वो डबल टर्म में आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका 78 अपॉन 6 - 2√2।
अब क्या है, डिनोमिनेटर आपका इर्रेशनल नंबर है, तो अब क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। लेकिन इसको रैशनलाइज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो रैशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा मैं। अगर मैं a माइनस बी, यहाँ पे a को मैं 6 ले रहा हूँ, b को मैं 2√2 ले रहा हूँ, ठीक है, और a माइनस बी को मैं 2 बार उससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यहाँ पे 36, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 24√2, और ये सोल्व करके आपका आएगा इर्रेशनल नंबर। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए जो भी हमारा नंबर है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 2√2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या मदद मिलेगी, जो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा था अब वो नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी जो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं इसको। 78 इंटू 6 माइनस 2√2 अपोन में, ठीक है, ए स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर, बी है आपका 8, और आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि रैशनल नंबर आ रहा है 36 माइनस 8 हो गया आपका 28, और ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो 78 इंटू 6 माइनस 2√2 को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कभी भी दो टर्म में आए तो बीच के साइन को आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे माइनस साइन था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस साइन दिया होता हमें तो मैं यहाँ पे माइनस साइन कर देता। आसान है, बड़ा ही आसान है रैशनलाइजिंग, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कभी भी अब आपको रैशनलाइजिंग करने को बोला जाए तो घबराना नहीं है, सीधा क्या करना है, अगर सिंगल टर्म में है आपका डिनोमिनेटर तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अगर डबल टर्म्स में है तो बीच के साइन को आपको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना है। ओके, इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है आपका एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर और मेरा काम भी। अब चैप्टर 1 में जितने भी कंसेप्ट्स थे वो सभी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये आप पर है कि आपको अपने चैप्टर 1 को सॉल्व करना है खुद से, और आप देखोगे कि कई क्वेश्चंस आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर भी लोगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आए, आपको डाउट्स हो, तो उन डाउट्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आपको उस लिंक में क्लिक करना है और अपने उन डाउट्स को मुझे भेज देना है। मैं आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मैथ्स अड्डा की वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ भी, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स अड्डा से जुड़ सके। हम सब मैथ्स अड्डा की फैमिली है और अब हमें साथ मिलकर इसे एक्सपेंड करना है, इसको बढ़ाना है, ताकि आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में और भी मज़ा आ सके। जय हिंद।